नमस्कार साथियों, हम सभी देशवासी बीते 13 दिसंबर की घटना से अवगत हैं, जिसमें दो युवकों द्वारा संसद की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए लोकसभा में प्रवेश किया जाता है तथा वहां मौजूदा सदस्य और राष्ट्र की जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई धुएं वाला पदार्थ लोकसभा में छोड़ा जाता है, जिससे किसी को शारीरिक क्षति तो नहीं होती है, लेकिन हमारे संसद की सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होता है। दोस्तों, उसमें एक युवक पकड़ा गया जिसका नाम सागर शर्मा बताया जा रहा है। उसके वहाँ से एक डायरी बरामद हुई है। उस डायरी से ये पता चलता है कि ये युवक भगत सिंह के 1929 के असेंबली बम कांड से काफ़ी प्रभावित था और उनको अपना आदर्श भी ये मानता था। दोस्तों, हमको इस घटना को केवल आधार बना के कुछ बातें करनी है। बात यह है कि हम भगत सिंह को कितना जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम युवक भगत सिंह को केवल बम और पिस्तौल के बल पे क्रांति लाने वाला युवक ही समझ रहे हैं। अगर ऐसा समझ रहे हैं तो सच में हम भगत सिंह को काफ़ी कम समझ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ बात करना बेहद ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि आज भी हम युवाओं के हीरो हैं भगत सिंह, और अगर हम हीरो को इस तरीके से देखेंगे बम और पिस्तौल के तौर पे, तो ये हमारे समाज और देश हित के लिए बहुत हानिकारक है। दोस्तों, हमारी बात आगे बढ़ने के पहले हम लोग थोड़ी सी बात करना चाहेंगे 1929 के समय परिस्थिति काल पे, और उसकी तुलना हम लोग आज के समय परिस्थिति काल से करेंगे। हम सभी को जैसा पता है कि 1929 में हम लोग ब्रिटिश शासन के द्वारा शासित हो रहे थे, और उनका एकमात्र उद्देश्य था कि वो अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों की पूर्ति के लिए दूसरे का शोषण करना, और उसी के शिकार हम भारत देशवासी थे। ये हम लोग का दुर्भाग्य था। 1929 के कालक्रम में क्रांतिकारी युवकों का एक चरम काल माना जाता है। तो अंग्रेजों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या थी। उसके लिए उन्होंने एक पब्लिक सेफ्टी बिल करके लेके आया था, जिसका मकसद ये था कि किसी भी व्यक्ति को केवल संदिग्ध होने के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, और संदिग्ध होने की कोई परिभाषा उन्होंने नहीं दी थी। तो इससे वो क्या चाहते थे कि क्रांतिकारी युवक और स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार करके इनके मनोबल को तोड़ा जाए। और उस समय चूँकि हम सब जान रहे हैं कि ब्रिटिश शासन का राज था यहाँ पे, तो भगत सिंह और उनके साथियों के पास कोई ऑप्शन ऐसा नहीं था कि वो विरोध प्रदर्शन कर पाएँ और सरकार को बदल पाएँ। तो उन्होंने असेंबली बम कांड का रास्ता चुना। हालांकि उन्होंने किसी को शारीरिक क्षति नहीं पहुंचाई। उसकी तुलना हम आज से करते हैं। आज हम 2023 में रह रहे हैं। 2023 में हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। हमारा एक अपना संविधान है जो हमारे अपने लोगों ने बनाया है, हमारे अपने हितों के लिए। और आज की जो सरकार है उसको हमने चुनाव करके भेजा है, उसके द्वारा हम शासित हो रहे हैं। उसका उद्देश्य हमारे देश का शोषण करके किसी और देश के हितों की पूर्ति नहीं करना है। तो बात हमें ये समझनी है, अगर हमें विरोध करना है तो हमारे पास ऑप्शन है। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट, इसके तहत हम विरोध कर सकते हैं, सरकार से अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव अगर लड़ नहीं पा रहे हैं तो आने वाले चुनाव में अगर हम सरकार से खफा हैं तो सरकार को हटा सकते हैं। ये सारे हमारे पास टूल्स हैं जिसको हम हथियार बना के अपने और अपने देश के हित में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, भगत सिंह को जिन्होंने भी पढ़ा होगा, जिन्होंने भी सुना होगा, वो अच्छी तरीके से समझते हैं कि भगत सिंह एक छोटी सी उम्र में, आप सोच सकते हैं कि 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उसके पहले उन्होंने कई सारी विचारधारा दी। लोग कहते हैं कि वो एक बड़े बड़े दार्शनिक इस लेवल की विचारधारा नहीं दे सकते जिस लेवल की भगत सिंह ने दिया था। उन्होंने बताया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कैसे किया जाए, छुआछूत को कैसे समाप्त किया जाए, गरीबी अमीरी के बीच के खाई को कैसे पाटा जाए, हमारे देश का धार्मिक स्वरूप कैसा होना चाहिए। उन्होंने तब 1928, जबकि 17-18 साल 19 साल की उम्र में उन्होंने दिया। तो ये सोचने वाली बात है कि एक लड़का जो इतनी कम उम्र में इस लेवल की विचारधारा को दे रहा है। दोस्तों, हम उनके कुछ विचारधारा की यहाँ चर्चा करेंगे। हालांकि थोड़े से समय में उनके विचारधारा पर चर्चा करना ये न्याय नहीं होगा, लेकिन हम लोग एक कोशिश कर सकते हैं, और उसकी प्रासंगिकता को हम लोग आज के दौर में देखेंगे कि हम लोग क्या उनके विचारधारा को लेके कहाँ तक हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, उनका एक लेख प्रकाशित हुआ था सांप्रदायिक दंगों पर। जून 1928 में कीर्ति करके अखबार था, उसमें एक लेख छपा था। उनका ताल्लुकात लाहौर से था, तो लाहौर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसको लेके उन्होंने एक लेख लिखा, जिसमें लिखते हैं वो कि एक धर्म का होना मात्र ही दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु होना है।
हिंदू, मुसलमान तथा सिख तीनों एक दूसरे को जहां मौका मिला मारा, और मारा इसलिए नहीं कि कोई व्यक्ति दोषी है, बल्कि इसलिए कि कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या मुसलमान है। दोस्तों, ये बात समझने वाली बात है। और इस घटना की जिम्मेदारी किसको देते हैं? इसके पीछे उन्होंने नेताओं और अखबारों का हाथ माना। तो ये बात समझने की है। ये बात तो 1928 की है, लेकिन क्या इस तरह की घटना अभी भी हमारे समाज में है? अगर हैं तो हम भगत सिंह के विचारधारा के साथ कितना न्याय कर रहे हैं, ये हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। भगत सिंह की एक और फिलॉसफी ने एक तरीके से कह सकते हैं कि धर्म को लेके उनके विचार क्या थे। कीर्ति अखबार में ही मई 1928 में एक लेख छपता है। इसमें भगत सिंह और उनके साथियों के बीच डिबेट होता है। ये उसी का एक निष्कर्ष है, उस अखबार में आता है। भगत सिंह कहते हैं, धर्म तो ये कहता है कि इस्लाम पर विश्वास न करने वाले काफिर तलवार के घाट उतार देने चाहिए, और यदि हम इधर एकता की दुहाई करते हैं तो परिणाम क्या होगा। आप समझिए किस लेवल की बात है ये, कि एक तरफ धर्म इतनी कट्टरता को बढ़ावा देने की बात करता है, ठीक उसी के बाद हम ये बात करते हैं कि अगर इस तरीके की कट्टरता रहेगी तो एकता की अगर हम बात करते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। ये दोनों अपने आप में विरोधाभास है। तो क्या ये आज के समय में इस तरीके की चीज़ें हैं? अगर हैं तो हम भगत सिंह के विचारधारा के साथ कितना न्याय कर पाए हैं। एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि हमारे एक केंद्रीय मंत्री ने एक बयान दिया कि हमारे सनातनी हलाल नहीं झटका मीट खाएं। ये हमारे सनातन में कहाँ लिखा है कि हमारे सनातनी झटका मीट खाएं? हमारा सनातन तो पशु पक्षी के साथ साथ वृक्ष और धरती माँ की पूजा की बात करता है। क्या ये इस पे हम ये विचार नहीं कर सकते कि हमारे जो आजकल के राजनेता है सेलेक्टिव कंटेंट उठाते हैं और वो उस कंटेंट को डिबेट करवा के और एक माहौल बनाते हैं। अगर हम इस तरीके का स्पेस एक केंद्रीय मंत्री को दे रहे हैं कि जो इस तरीके की बात करके हाथ खड़ा करके कसम लोगों को दिलाए कि मीट किस तरीके का खाना है, तो ये समझिए कि हमारे लिए किस तरीके की चीज़ है। क्या ये हमारे देश हित में है? ये आपके ऊपर छोड़ते हैं हम। दोस्तों, भगत सिंह राजनीति में युवाओं के प्रवेश को लेकर भी बात करते हैं। हम सभी के बीच ये चर्चा होती रहती है कि हम युवकों को राजनीति में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये एक बड़ा डिबेट का विषय है। इस पे हम बहुत उलझ के नहीं, हम सीधे पॉइंट पे आते हैं कि भगत सिंह का इस पे क्या विचार है। दोस्तों, भगत सिंह कहते हैं, उनका एक लेख छपता है, हम रेफरेंस दे देते हैं आपको। ये जुलाई 1928 में कीर्ति अखबार में भगत सिंह का एक संपादकीय एक लेख छपता है। इसमें भगत सिंह कहते हैं, यह हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है। उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर देना चाहिए, लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं? यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए ही हासिल की जाए। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज ही अक्ल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, ये बात बहुत गहरी है। हमें केवल सतही तौर पर भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को, सुभाष चंद्र बोस को, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को नहीं समझना चाहिए। हमें उनके बारे में कोई भी निष्कर्ष बनाने के पहले हमें उनको समझना होगा। ये बात देखिए कि पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, युवाओं के प्रवेश की बात कर रहे हैं। अगर हमारे छात्रों का राजनीति में प्रवेश नहीं होता तो शायद हम अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी जैसे नेताओं को नहीं पा पाते। आप समझिए कि एक छात्रों का पॉलिटिक्स में प्रवेश ना होना हमारे देश के लिए कितनी बड़ी क्षति है, ये आपको सोचना है। अभी हम एक ताज़ा एग्जाम्पल देंगे कि अभी राजस्थान के विधानसभा के इलेक्शन में सिउ विधानसभा से एक रविंद्र सिंह भाटी करके युवक जीतता है, जिसकी उम्र 26 वर्ष है। उसने बड़ी पार्टी बीजेपी से इलेक्शन लड़ने के लिए प्रयास किया, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसने निर्दलीय लड़ा और सारी पार्टियों को धूल चटा के इलेक्शन जीता और विधानसभा में आया। वो छात्र संघ से जीता हुआ लड़का था। ये उसको निर्दलीय लड़ने का कॉन्फिडेंस ही इसलिए आया क्योंकि उसने छात्र इलेक्शन में इस बात को प्रूफ किया था कि हमारे अंदर ताकत है और हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये कुछ हमारे अपने विचार थे। आप भी इस पे सोचिए और अपने विचार बनाइए और हमें बताइए कि क्या इन सब चीज़ों को की प्रासंगिकता आज कितनी है और इस पे हमें क्या करना चाहिए। जय हिंद।